हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएस क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th बायो का। क्लास 11th के बायो का टॉपिक है, ठीक है। चैप्टर का नेम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। चैप्टर्स नेम इज़ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड जो टॉपिक का नेम है वो है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। आज हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे और एनसीईआरटी को अच्छे से समझेंगे, ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे और जहाँ जहाँ मुझे लगे एक्स्ट्रा बोलना चाहिए, इन डीप बोलना चाहिए तो वहाँ पर मैं बोलूँगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखिए, अब हम देखते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस को हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा ग्लाइकोलिसिस का टॉपिक, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की रीडिंग और फिर उसी को इलाबरेट करते हैं। The term glycolysis has been originated from two Greek words, glykos means sugar and lysis means splitting। यानी ये ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस दो वर्ड से निकला है। ग्लाइकोस मीन्स शुगर, ठीक है, एंड लिसिस मीन्स सप्लिटिंग, यानी सप्लिटिंग ऑफ शुगर, यानी इसमें हम शुगर को, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस। अब हम आगे देखते हैं। This scheme of glycolysis was given by Gustav Embeden, Otto Meyerhoff and Parnas। यानी ये जो स्कीम या पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस है ये दिया था तीन साइंटिस्ट्स ने। एक का नाम था एम्बेडन, दूसरे का नाम था मेयरहॉफ, तीसरे का नाम था पारनास। इसीलिए हम इसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ईएमपी पाथवे का मतलब क्या है? एम्बेडन, मेयरहॉफ, पारनास पाथवे, क्योंकि इन तीनों ने इसको डिस्कवर किया था या इसका प्रोसेस बताया था, इसकी मतलब स्कीम बताई थी, ठीक है। इसलिए हम इसको ईएमपी पाथवे कहते हैं। एम्बेडन, मेयरहॉफ, पारनास पाथवे एंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज ईएमपी पाथवे, जो मैंने अभी बोला। इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म्स इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। इससे पहले कि ये समझो आप ये मान लो, 2 पॉइंट्स याद रखना आप। ग्लाइकोलिसिस हर किसी लिविंग सेल में होती है। इन ऑल लिविंग सेल्स, ऑलमोस्ट इन ऑल लिविंग सेल्स, सारे लिविंग सेल्स में लगभग क्या ग्लाइकोलिसिस होती ही होती है। याद रखना, चाहे यूकेरियोटिक सेल हो, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे एनारोबिक ऑर्गेनिज्म की सेल हो या एरोबिक ऑर्गेनिज्म की सेल हो, हर किसी लिविंग सेल में, ऑलमोस्टली इन एवरी लिविंग सेल ग्लाइकोलिसिस आकर, ठीक है। दूसरी बात आपने जो याद रखनी है, ये कहाँ पर होती है? ये होती है इन द साइटोसोल, या हम लिखते हैं साइटोप्लाज्म। यानी ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, ये होती है साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में, क्योंकि इसमें जो सारे रिएक्शंस होते हैं उनके लिए जो एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में, इसलिए ग्लाइकोलिसिस होती है इन साइटोप्लाज्म। इससे आपको ये भी अंदाज़ा होगा, चाहे यूकेरियोटिक सेल हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो, दोनों सेल्स में साइटोप्लाज्म होता है। इसका मतलब क्या है? ग्लाइकोलिसिस दोनों में होगी। चाहे एरोबिक हो, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हो, हर किसी सेल में, लिविंग सेल में लगभग साइटोप्लाज्म होता है, इसलिए ग्लाइकोलिसिस हर किसी सेल में होती है। ये बात आपने याद रखनी है। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया? जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म्स है, यानी जिनको ऑक्सीजन नहीं ज़रूरत पड़ता है फॉर ग्लाइकोलिसिस, ये ओनली प्रोसेस है उनकी रेस्पिरेशन में। यानी रेस्पिरेशन एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है जिसमें 3-4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एनारोबस में सिर्फ यही एक प्रोसेस है जो उनकी रेस्पिरेशन में होती है, ठीक है। बाकी जो होते हैं उनके लिए होते हैं मतलब उनके लिए चाहिए होते हैं ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, माइटोकॉन्ड्रिया का होना, इसलिए एनारोबस में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है, उनको ऑक्सीजन ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसलिए उनमें सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होती है रेस्पिरेशन में, ठीक है। इस बुनियाद पर जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस के 2 टाइप्स है। ग्लाइकोलिसिस के 2 टाइप्स है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के 2 टाइप्स है, एक है एरोबिक ग्लाइकोलिसिस,
और दूसरा टाइप जो है वो है एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस एंड एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस होगी फिर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, उससे कोई और प्रोडक्ट बनेगा, इसे हम कहते हैं, यानी इसमें इन ऑर्गेनिज्म्स में क्या ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो ग्लाइकोलिसिस होगी, वैसे तो ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की कोई नीड नहीं होती है, लेकिन जो एरोबस है, एरोबस में जो ग्लाइकोलिसिस होती है उसको हम कहते हैं एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। इसके बाद का जो होता है उसमें इन्वॉल्व होता है ऑक्सीजन, और जो एनारोबस में ग्लाइकोलिसिस होती है उसको हम कहते हैं एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, इसमें फिर आगे प्रोडक्ट अलग बनता है, इसमें प्रोडक्ट अलग बनता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। इसी बुनियाद पर इसे दो टाइप्स किए गए। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। अब हम आगे देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस ऑकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, यही इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया। अगर कभी कोई बोलेगा व्हाई इट ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, बिकॉज द enzymes which are involved in the process of glycolysis are found in the cytoplasm of every cell. Hence, glycolysis occur in every cell and also in the cytoplasm of every cell. ठीक है, and is present in all living organisms, ये मैंने आपको बताया। In this process, glucose undergoes partial oxidation to form two molecules of pyruvic acid. नटशल में फिर हम डिटेल में देखेंगे स्टेप वाइज क्या होता है ग्लाइकोलिसिस में, लेकिन आप इसमें याद रखना, इसमें एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, मैं इसको इरेज करता हूँ, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टूटता है और वहाँ से बनते हैं टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, या एक मोल ऑफ ग्लूकोज से बनते हैं दो मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड या पायरुवेट। इसका मतलब क्या है, पार्शल ऑक्सीडेशन होती है, यानी जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की पार्शल ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। याद रखना, ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पार्शल ऑक्सीडेशन होती है इन ग्लाइकोलिसिस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब है पार्शल ऑक्सीडेशन में ग्लूकोज टूटता है, एक मॉलिक्यूल या एक मोल ग्लूकोज टूटता है दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड या दो मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड में। ठीक है, ये बात आपने याद रखना है। इसमें ये होता है, बीच में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, लगभग 10 रिएक्शंस, फिर ये बनता है, लेकिन नटशल में यहाँ पर ये बनता है। ठीक है, ये मैं इरेज करता हूँ, ये आपको समझ आया होगा। इन प्लांट्स this glucose is derived from sucrose which is the end product of photosynthesis, very important है। प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वहाँ से जो शुगर्स बनते हैं वो बनता है इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज, याद रखना। और सक्रोज इज द ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आल्सो इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज। और फोटोसिंथेसिस में जो इनमें शुगर्स बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं या ग्लूकोज बनता है वो बनता है इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज। आपने बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा होगा सक्रोज इज ए डाइसैकेराइड। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो प्लांट्स में होती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में बनता है सक्रोज। क्या बनता है, सक्रोज। सक्रोज जो है ये एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड मतलब इसमें दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो वहाँ से दो मोनोसैकेराइड्स बनेंगे। मेरी एक बात याद रखना, ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ मोनोसैकेराइड पार्ट ले सकता है, डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोलिसिस में पार्ट नहीं लेता है। लेकिन प्लांट्स में तो फोटोसिंथेसिस में क्या बना, सक्रोज। अब इसको रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये डाइसैकेराइड सक्रोज को हमें पहले मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करना है। इसके लिए प्लांट्स में ये कन्वर्ट होता है किसमें, मोनोसैकेराइड्स में, एक तो ग्लूकोज में और एक तो फ्रक्टोज में। ये दोनों मोनोसैकेराइड्स है, ये मोनोसैकेराइड्स दोनों ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर हो सकते हैं। मेनली चार मोनोसैकेराइड्स है जो ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर होते हैं। एक तो है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज, तीसरा है मैनोज, चौथा है गैलेक्टोज। ठीक है, मैनोज और गैलेक्टोज आपको हायर क्लास में पढ़ने हैं, लेकिन फ्रक्टोज भी आपको यहाँ पर सिलेबस में नहीं है, हाउ इट इज इन्वॉल्वड इन द ग्लाइकोलिटिक पाथवे, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा फ्रक्टोज कैसे एंटर होगा ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। लेकिन ग्लूकोज का हमें अच्छे से पढ़ना है, हाउ इट एंटर्स द ग्लाइकोलिटिक पाथवे एंड व्हाट हैपन्स टू द ग्लाइकोलिसिस इन द ग्लाइकोलिटिक
पाथवे। ठीक है, ये जो डाइसैकेराइड बना सक्रोज प्लांट्स में, ये तो ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर नहीं हो सकता, इसलिए इस डाइसैकेराइड को हमने 2 मोनोसैकेराइड्स में तोड़ा, क्योंकि ये इन्हीं 2 का बना हुआ होता है। इसके लिए एंजाइम लगता है जिसका नाम है इनवर्टेस। इनवर्टेस इज एन एंजाइम विच कन्वर्ट्स सक्रोज विच इज फॉर्मड इन द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कन्वर्ट इट इनटू 2 मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज सो दैट बोथ कैन एंटर इनटू द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको, ये ग्लूकोज एंटर होगा इन ग्लाइकोलिटिक पाथवे और ये फ्रक्टोज भी होगा। वो कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे, पहले हम देखेंगे और क्या यहाँ पर बता रहा है। और फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो स्टोर रहता है कार्बोहाइड्रेट्स वो किस शक्ल में रहता है, सबको पता है, स्टारेज की फॉर्म में, स्टारेज की फॉर्म में। अगर हम अब देखेंगे हमारे एनिमल्स में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहते हैं वो रहते हैं स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये आपने याद रखना है। देखिए, हमने खाना खाया, उसमें थे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जितने हमें इस्तेमाल लगे ब्लड ग्लूकोज मेंटेन रखने में या रेस्पिरेशन प्रोसेस में, जो एक्स्ट्रा बचता है वो हमारे लिवर और मसल सेल्स में स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जब सेल्स को ज़रूरत पड़ता है, जब हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ता है, जब इसको ग्लूकोज नहीं मिलता है फ्रॉम द आउटसाइड, तो फिर ये ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में तब्दील होता है और वो ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर होता है। इसी तरह प्लांट्स में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। फिर जब इसको कभी हार्श कंडीशन में कुछ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलते हैं तो ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाता है और वो ग्लाइकोलिटिक पाथवेज में एंटर होता है और सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये बात आपने याद रखना है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्ब्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। सक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय एंजाइम इनवर्टेस, ये मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, एंड दीज 2 मोनोसैकेराइड्स रेडीली एंटर ग्लाइकोलिटिक पाथवे, यानी ये 2 मोनोसैकेराइड्स ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर होते हैं। आपने याद रखना है, मोनोसैकेराइड्स ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर होते हैं। मेनली जो मोस्ट प्रेफरेबल सबस्ट्रेट फॉर ग्लाइकोलिसिस दैट इज ग्लूकोज, सेकंड नंबर पर है फ्रक्टोज, फिर है मैनोज एंड गैलेक्टोज जो आपको हायर क्लास में पढ़ने हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड टू गिव राइज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एंजाइम कॉल्ड हेक्सोकाइनेस। इसने यहाँ पर दोनों को बताया है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों को फॉस्फोराइलेशन होती है और वहाँ बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसके लिए एंजाइम लगता है हेक्सोकाइनेस। ठीक है, लेकिन होता क्या है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, जो ग्लूकोज है, पहले मैं ग्लूकोज का बताता हूँ। जो ये मान लो ये सेल है, क्या है, सेल में होते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, गुलेट 1, गुलेट 2, गुलेट 3, गुलेट 4, गुलेट 5, गुलेट 7। ठीक है, ये आप पढ़ोगे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हायर क्लासेस में। आपके बायोमोलिकुलर्स के टेबल में एक जगह दिया है गुलेट 4 इज इंसुलिन डिपेंडेंट, वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे व्हाट आर इंसुलिन डिपेंडेंट एंड इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स। आप याद रखना कि यहाँ पर होते हैं सेल में बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, इन एंड आउट फ्रॉम द सेल, इन एंड आउट फ्रॉम द सेल। आप मान लो ग्लूकोज एंटर हो गया, ग्लूकोज ब्लड से आया और एंटर हो गया, पहले तो किस में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, फिर चला गया थ्रू ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इनटू द सेल। यहाँ पर आप पहुँच गया ग्लूकोज, क्या पहुँच गया, ग्लूकोज। अब कुछ ये आप हायर क्लासेस में भी देखोगे, कुछ जो ये ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो होते हैं कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। कंसंट्रेशन डिपेंडेंट का मतलब क्या है, अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो कुछ ग्लूकोज वापस भी जा सकता है, कुछ ग्लूकोज वापस भी बाहर निकल सकता है, लेकिन वो तो सेल के लिए ठीक नहीं है। अगर सेल के अंदर ग्लूकोज जा रहा है, उसकी कंसंट्रेशन सेल में बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ बाहर भी जा रही है, ये सेल बर्दाश्त नहीं करेगी क्योंकि उसको ये ग्लूकोज चाहिए ग्लाइकोलिटिक पाथवे के लिए। उसके लिए क्या होता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसके लिए एंजाइम जो लगता है वो होता है हेक्सोकाइनेस। यानी पहली रिएक्शन जो ग्लाइकोलिटिक पाथवे में है वो है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यानी इसमें हम 6th कार्बन ऑफ ग्लूकोज पर फॉस्फेट ग्रुप लगाते हैं और इसके लिए हमें क्या लगता है, एटीपी की ज़रूरत।
इसके लिए हमें एक एटीपी की ज़रूरत लगती है, ठीक है, ताकि फास्फोराइलेशन हो। क्यों हम पहली रिएक्शन क्यों होती है? ताकि ये जो ग्लूकोज अंदर जा रहा है इसको इसमें इसलिए कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि ये वापस बाहर ना निकले, क्योंकि ये जो ग्लूकोज होता है इसके रिसेप्टर्स होते हैं, वो इसको अंदर जाने देते हैं और बाहर निकलने देते हैं। जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, साथ साथ ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता जाएगा, तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सेल से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए जो ग्लूकोज है वो सेल में ही बना रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलिटिक पाथवे? दैट इज टू प्रिवेंट द आउटफ्लो ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द सेल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन अब आप देखोगे कुछ बुक्स में लिखा है ग्लूकोकाइनेस भी ये काम करता है। ग्लूकोकाइनेस, देखिए ये दोनों जो है ग्लूकोकाइनेस एंड हेक्सोकाइनेस, ये है आइसोएंजाइम्स। आइसोएंजाइम्स मतलब इनकी फंक्शन सेम है, लेकिन ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होते हैं। इनमें हेक्सोकाइनेस की लो कंसंट्रेशन ग्लूकोज पर भी ये एक्टिवेट होता है, लेकिन ग्लूकोकाइनेस हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज पर एक्टिवेट होता है, और ये फाउंड ज़्यादा पाया जाता है इन लिवर सेल्स यानी हिपैटोसाइट्स में। ये वहाँ पर काम करता है ग्लूकोकाइनेस, लेकिन दोनों का काम सेम है, टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और इसके लिए एक एटीपी का खर्चा आता है ताकि फास्फोराइलेशन हो। ग्लूकोज के 6th कार्बन पर हम फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं, और इसकी सिग्निफिकेंस ये है फर्स्ट रिएक्शन की, टू प्रिवेंट द आउटफ्लो ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द सेल्स। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये तो हो गई फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलिटिक पाथवे, और इसमें हमने ग्लूकोज का इस्तेमाल किया है। हाउ फ्रक्टोज एंटर्स द ग्लाइकोलिटिक पाथवे, पहले मैं इसको क्लियर यहाँ पर करता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। देखिए फ्रक्टोज कैसे एंटर होता है ग्लाइकोलिटिक पाथवे में, ये डिपेंड करता है लोकेशन, ये डिपेंड करता है लोकेशन, ये कहाँ पर पाया जाता है। लेकिन मेरी बात आप याद रखना, फ्रक्टोज सारा ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। आपने पढ़ा होगा सेमन का जो ये है कंटेंट्स, उसमें होता है फ्रक्टोज। बहुत सारी चीज़ें होते हैं जहाँ पर फ्रक्टोज एज इट इज़ चाहिए, लेकिन मोस्टली इसको कन्वर्ट किया जाता है into some substance so that it can enter into the glycolytic pathway। ये डिपेंड करता है कि अगर मसल सेल हो या एडिपोज टिश्यू, इन दोनों में इसका अलग अंजाम होता है फ्रक्टोज का। और अगर हम देखेंगे लिवर, किडनीज और स्मॉल इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइनस, जो इंटेस्टाइनस होते हैं इनमें होता है फ्रक्टोज के साथ अलग कहानी। मसल में क्या होता है फ्रक्टोज के साथ, इन मसल फ्रक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इन मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू फ्रक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके लिए एंजाइम जो लगता है वो यही एंजाइम लगता है हेक्सोकाइनेस, दैट इज हेक्सोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस इन एडिपोज टिश्यू एंड मसल टिश्यू कन्वर्ट्स द फ्रक्टोज इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अभी के लिए इसको ऐसे ही रखिए। अब हम देखते हैं लिवर, किडनीज और इंटेस्टाइन में फ्रक्टोज का क्या अंजाम होता है। इन लिवर, किडनीज एंड इंटेस्टाइन फ्रक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट, यानी फर्क क्या है, और इसमें है 6 फॉस्फेट, यानी यहाँ पर हेक्सोकाइनेस 6th कार्बन पर फास्फोराइलेशन करता है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है, और यहाँ पर जो फ्रक्टोज करता है ये 1st कार्बन पर फास्फोराइलेशन करता है और फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट बनाता है। इसके लिए एंजाइम लगता है फ्रक्टोकाइनेस, दैट इज वाई वी यूज फ्रक्टोकाइनेस फ्रक्टोज को 1st कार्बन पर फास्फोराइलेशन करता है, और हेक्सोकाइनेस फ्रक्टोज को 6th कार्बन पर फास्फोराइलेशन करता है। ठीक है, इनमें होता है अलग अलग। लेकिन जो ये होते हैं लिवर, किडनीज एंड इंटेस्टाइन, इनमें ये फिर से तोड़ा जाता है 2 प्रोडक्ट्स में। कौन? फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट। इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसरल डेहाइड फॉस्फेट में और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। ये रखिए आप इधर अभी।
डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब इस पर काम कीजिए। ये जो ग्लाइसिल, इसके लिए जो एंजाइम लगता है वो लगता है फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट एल्डोलेस। यानी फ्रक्टोज 1 phosphate aldolase in liver, kidneys and intestine convert the fructose 1 phosphate या break down the fructose 1 phosphate into glyceraldehyde phosphate and dihydroxyacetone phosphate। ये दो आप याद रखना। अभी के लिए डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को बगल में रखिए। ग्लाइसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट को फॉस्फोराइलेशन होती है, इसके लिए लगता है ATP, ठीक है, और होती है फॉस्फोराइलेशन और यहां से बनता है ग्लाइसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट। इसको भी अब आप ऐसे ही रखिए। देखिए मैंने क्या बताया, मैं आपको रिवाइज करता हूँ। फ्रैक्टोज का क्या होगा, इट डिपेंड्स अपॉन लोकेशन। अगर मसल देखे और एडिपोज टिश्यू देखे, उसमें जो फ्रैक्टोज होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट बाय हेक्सोकाइनेस, और ये फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा, अभी के लिए ऐसे ही रखिए, ठीक है। फिर अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये जो लिवर, किडनीज एंड इंटेस्टाइन है, इसमें फ्रैक्टोज को कन्वर्ट किया जाता है फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट में बाय द एंजाइम कॉल्ड फ्रक्टोकाइनेस। देन फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट एल्डोलेस तोड़ता है, ठीक है। ये होता है 6 कार्बन वाला, कितना, 6 कार्बन। ये होते हैं 3-3 कार्बन वाले, ये 3-3 कार्बन वाले 2 प्रोडक्ट्स में तोड़ता है। एक को हम कहते हैं ग्लाइसरल्डेहाइड फॉस्फेट और दूसरे को हम कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फिर यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन होती है 3 कार्बन पर और यहाँ पर बनता है ग्लाइसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट। ये आपने याद रखना है। अब क्या होगा, जब मैं ग्लाइकोलिसिस अभी पढ़ाऊंगा वहाँ पर 3 जगह पर जो ये आएगा, एक जगह आएगा ये, दूसरी जगह आएगा ये वाला, तीसरी जगह पर आएगा ये वाला, तो उन्हीं जगह पर ये फ्रक्टोज एंटर करेगा इनटू द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। मैं अभी बताता हूँ इनका क्या फिर होगा, अभी के लिए ये याद रखिए, ठीक है। अब हम पहले देखते हैं इधर, अब क्या लिखा है यहाँ पर, दिस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन आइसोमराइजेज टू प्रोड्यूस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर क्या होगा, अभी हम यहाँ पर आएंगे, जो मैंने ग्लूकोज का बोला, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ताकि इसका आउटफ्लो प्रिवेंट हो जाए। अब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इसकी भी सिग्निफिकेंस है। व्हाट इज द फन बिहाइंड दैट कन्वर्टिंग ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, इसकी भी सिग्निफिकेंस है। देखिए अगर आपने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा होगा, ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज मतलब इसमें 6 कार्बन होते हैं, लेकिन इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है एल्डिहाइड ग्रुप, याद रखना, ठीक है। जो फ्रक्टोज होता है ये होता है कीटोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज मीन्स ये भी 6 कार्बन का होता है, लेकिन इसमें वेरिएशन क्या होती है, इसमें एल्डिहाइड के बदले कीटोन ग्रुप होता है। देखिए हमें क्या होता है, हमें आगे फॉस्फोराइलेशन करनी है। फॉस्फोराइलेशन करने के लिए जो एल्डिहाइड में कार्बन होता है वो अनअवेलेबल होता है, याद रखना। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है दैट इज अनअवेलेबल फॉर द फॉस्फोराइलेशन, एंड इन कीटोहेक्सोज यानी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये जो कीटोन ग्रुप का कार्बन होता है वो अवेलेबल होता है फॉर फॉस्फोराइलेशन, इसलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कन्वर्टिंग, इसके लिए हमें लगता है आइसोमेरेज एंजाइम, आइसोमेरेज एंजाइम, क्योंकि हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को सिर्फ कीटोन ग्रुप को, एल्डिहाइड ग्रुप को सिर्फ कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट किया, इसके लिए हमने आइसोमेराइजेशन की। क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जो एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन है उस पर हम फॉस्फेट ग्रुप को अटैच नहीं कर सकते, यानी उस पर हम फॉस्फोराइलेशन नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया ताकि क्या हो जाए, जो कीटोन ग्रुप होता है फ्रक्टोज में वो कार्बन अवेलेबल होता है फॉस्फोराइलेशन के लिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो दिस। इसके लिए जो एंजाइम लगता है दैट इज फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज,
फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज, जो इसको इसमें कन्वर्ट करता है। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ये थी सेकंड रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ये थी सेकंड रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब क्या बन गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अभी आप याद रखें क्या बन गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। आप मुझे बताइए जो यहाँ पर एडिपोज टिश्यू एंड मसल में बन रहा था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये यहाँ से ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए हमने वहाँ पर मैंने कहा था इसको याद रखना, क्योंकि ये जो फ्रक्टोज से बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इन मसल एंड एडिपोज, ये इस रिएक्शन से एंटर करेगा इनटू द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हो गया यहाँ तक क्लियर। अब हम देखते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का आगे क्या होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर टेबल को ही पढ़ते हैं, आसानी होगी, फिर हम उसको पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा, यहाँ पर एटीपी का इस्तेमाल हुआ, बन गया, ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है मैंने बोली। अब इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया, क्यों किया ये भी सिग्निफिकेंस मैंने बोली। अब हमने ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट क्यों किया था, ताकि हमें फॉस्फोराइलेशन के लिए आसानी हो। आपने नोमेनक्लेचर में पढ़ा होगा, जब हम नंबरिंग देते हैं तो फंक्शनल ग्रुप कीटोन या अल्डिहाइड के कार्बन को हम नंबर 1 पोजीशन पर रखते हैं, नंबर 1 नंबरिंग देते हैं। अब आप देखिए ये है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, क्या है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, किस में हमने कन्वर्ट किया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यानी एक और फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया, वो भी किस कार्बन पर, 1 कार्बन पर। वो कौन किसका कार्बन था, वो कीटोन ग्रुप के कार्बन था। इसीलिए हमने अल्डिहाइड ग्रुप को कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट किया, ताकि जो कीटोन ग्रुप का कार्बन नंबर 1 है वो अवेलेबल हो जाए फॉर फॉस्फोराइलेशन। फिर हमने वहां पर फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ा और बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। और यहाँ पर जब हमने फॉस्फोराइलेशन की, एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया, इसका मतलब यहाँ पर एटीपी का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर एक हुआ था, यहाँ पर दूसरा हुआ, पहुँच गए हम फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। और अब तक जो भी था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, ये सारे 6 कार्बन वाले थे, ये तो ईजी है, ठीक है। अब हमें इसको तोड़ना है, हम इसको तोड़ते हैं 6 कार्बन वाले को 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड्स में। एक तो है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दूसरा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। मैं इनको ऊपर लिखूंगा DHAP यानी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसको मैं लिखूंगा ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब मुझे बताइए, जब मैंने फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को तोड़ा 3 कार्बन वाले के 2 कंपाउंड्स में, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब यहाँ पर आइए, जो फ्रक्टोज टूटा था लिवर में, एक तो एक किस में टूटा था, यहाँ देखिए ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये ग्लाइकोलिटिक पाथवे में वहाँ पर एंटर होगा। और ये टूटा था डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में भी, ये भी वहाँ पर ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर होगा। आ गया आपको समझ, हाउ फ्रक्टोज एंटर्स द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। इस तरह ये ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर होते हैं। ये बीच के रिएक्शंस के कंपाउंड्स यहाँ पर बनते हैं, फिर ये एंटर करते हैं इनटू द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। आई होप आपको ये समझ आया होगा हाउ फ्रक्टोज एंटर्स द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। एंड ग्लूकोज तो ऑलरेडी हमने पहले से ही डिस्कस किया, मैनोज और गैलेक्टोज का हायर क्लासेस में आप देखोगे। अब बन गया यहां पर क्या, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन वाला और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन वाला। अब जो भी साइकिल यहाँ नीचे चलेगा वो 2 बार चलेगा, क्योंकि 2 कंपाउंड बने हैं। ये क्या होगा, जब ये साइकिल नीचे चलेगा ये वापस इसमें कन्वर्ट होगा, ये साइकिल 2 बार चलेगा। इसके बाद जो भी रिएक्शंस होगी वो 2 बार होंगी। इसके बाद जो भी कंपाउंड बनेंगे वो 2-2 बनेंगे। इसके बाद जो भी हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो 2-2 मिलेंगे, और जो भी चीज़ हमें इस्तेमाल लगेगी वो 2-2 लगेंगी। अब ख्याल रखना है, अब तक तो एक ही था। अब क्या होगा, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को हमने किया कन्वर्ट 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसिरिक एसिड में, और यहां पर बनता है NADH। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बनता है, NADH। अब मुझे बताओ, 1 से बनेगा 1 NADH, 2 से कितने बनेंगे, 2। मैं यहां पर इसको 2 लिखूंगा, यानी 2 NADH ग्लाइकोलिटिक पाथवे में बनेंगे, ठीक है।
अब मुझे बताइए 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड को हमें 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब है पहले कार्बन पर जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको हमें रिमूव करना है। उसको जब हम रिमूव करेंगे वो स्टोर रहेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसका मतलब है इस रिएक्शन में एटीपी बनेगा, लेकिन एक के लिए एक, दो के लिए दो, यानी यहाँ पर 2 एटीपी बनेंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अभी ये 3-3 कार्बन वाले सारे प्रोडक्ट है। अब 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड को हम कन्वर्ट करेंगे 2-फॉस्फोग्लाइसरेट में, 2-फॉस्फोग्लाइसरेट में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, 2-फॉस्फोग्लाइसरेट में। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, इसके लिए भी एंजाइम्स लगते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं रिएक्शन वाइज आपको बताऊं वो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वही। अब जो 2-फॉस्फोग्लाइसरेट है ये कन्वर्ट होगा 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। यहाँ पर मिलता है वाटर का मॉलिक्यूल, एक से मिलेगा एक, दो से मिलेंगे दो। लेकिन ये जो रिएक्शन है इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक तो मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव की और एक एंजाइम इनोलेस। इसका मैं इसलिए बता रहा हूँ इस रिएक्शन का क्योंकि इसकी 2 सिग्निफिकेंस है मेडिकल फील्ड में, जो मैं अभी आपको बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अभी के लिए याद रखो 2-फॉस्फोग्लाइसरेट, ये 2 मल्टीप्लाई आपको समझ आया होगा, ये 2-2 बनेंगे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई इसके बाद मतलब 2-2 बनेंगे। 2-फॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट हुआ 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। यहाँ पर बने 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, इसके लिए लगते हैं मैग्नीशियम एंड एंजाइम इनोलेस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को कन्वर्ट करना है 2-पायरुविक एसिड में, यानी पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे 2। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव किया तो एटीपी बनेगा, लेकिन कितने एटीपी यहाँ पर बनेंगे, 2 एटीपी बनेंगे। अब मुझे आप बताइए नेट प्रोडक्शन की अब मैं बात करता हूँ। क्या करता हूँ, नेट प्रोडक्शन की। आप मुझे बताइए एटीपी कितने बने, एटीपी बने 2-2-4। ठीक है, यूज कितने हुए एटीपी, एटीपी कितने यूज हुए, पहले 2 रिएक्शंस में 2, क्योंकि वहां पर सिंगली रिएक्शन चल रही थी। ठीक है, देखिए 2 एटीपी कहाँ इस्तेमाल हुए, एक तो यहाँ, एक यहाँ, लेकिन 4 कैसे बन गए, यहाँ पर बने 2, यहाँ पर बने 2। ठीक है, NADH कितने बन गए, देखिए 2 NADH बन गए। मैं यहाँ पर लिखूंगा NADH जो बन गए वो बन गए 2, NADH बन गए 2। और वाटर मॉलिक्यूल कितने बन गए, वाटर मॉलिक्यूल बन गए 2। ठीक है, अब हम अगर देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल बन गए 2, तो पायरुविक एसिड जो लास्ट में हमें प्रोडक्ट मिलता है पायरुविक एसिड, वो भी कितने बन गए 2। अब मुझे बताइए नेट एटीपी प्रोडक्शन क्या है ग्लाइकोलिसिस की। नेट मीन्स इस्तेमाल होने के बाद भी। देखिए बने थे 4, यूज हुए 2, तो नेट प्रोडक्शन 2 एटीपी का हुआ। ठीक है, 2 एटीपी और 2 NADH, 2 ATP एंड 2 NADH। फिर जब आपने पढ़ा होगा ये, या आगे हम पढ़ेंगे, NADH, एक NADH से बनते हैं 3 ATP, तो ये हो गए 3-3 6 ATP, ये हो गए 2, तो हम नेट कह सकते हैं 8 ATP बनेंगे। कितने बनेंगे, 8 ATP। टोटल बन गए थे 10, क्योंकि 4 ATP और इन 2 NADH से 6 ATP हो गए थे 10, 2 इस्तेमाल हुए तो नेट बच गए 8 ATP, 8 ATP। लेकिन अगर हम देखेंगे ये हम 8 ATP कैलकुलेट किन के लिए करेंगे, जिनकी एरोबिक ऑक्सीडेशन होगी। फिर जिनकी एनारोबिक ऑक्सीडेशन होगी उनको NADH 2 बनेंगे, 2 ATP बनेंगे। अब NADH का आगे इस्तेमाल नहीं होगा, उनसे ATP नहीं बनेंगे, क्योंकि इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल होता है, जो कि उनमें होगा भी, लेकिन इसके लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, जो उनके पास होगा नहीं। तो अगर हम देखेंगे नेट लिखेंगे हम अभी 2 ATP 2 NADH। ठीक है, ये फिर डिपेंड करता है एरोबिक ऑक्सीडेशन होगी आगे या एनारोबिक। अगर एरोबिक होगी तो फिर इस NADH से भी ATP बनेंगे। ठीक है, अगर नहीं हुई तो सिंपली बनेंगे 2 NADH और 2 ATP। ठीक है, यह था ग्लाइकोलिसिस। अब जो सिग्निफिकेंस की बात है उसे हम बाद में देखेंगे, पहले हम इधर रीडिंग करते हैं कि हमने जो पढ़ा वो ठीक पढ़ा आगे से कि नहीं। ठीक है, फिर क्या है, Subsequent steps of metabolism glucose and fructose are same, वो हमने देखा। The various steps of glycolysis are depicted in factor 12.1। In glycolysis a chain of 10 reactions, याद रखना कितने reactions होते हैं, 10, जो मैंने अभी लिखे ये 10 रिएक्शन है। अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम, जो मैंने बोला
takes place to produce pyruvate from glucose. While studying the steps of glycolysis, please note the steps at which utilization. देखिए अगर हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर ATP, अगर हम देखेंगे ATP कहाँ कहाँ बना और यूटिलाइज हुआ, यूटिलाइज कहाँ पर हुआ, जब ग्लूकोज को कन्वर्ट किया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। लेकिन बना कहाँ ATP, जब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट किया, और जब 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को कन्वर्ट किया इनटू पायरुविक एसिड, वहाँ पर बन गए ATP। ठीक है, ये बता रहा, यहाँ पर बोल रहा है कहाँ कहाँ यूटिलाइज हुआ और कहाँ कहाँ सिंथेसाइज हुआ, और NADH एक ही रिएक्शन में हुई यहाँ पर प्रोड्यूस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ATP is utilized at 2 steps. First in the conversion of glucose into glucose 6 phosphate जो मैंने बोला, and second in the conversion of fructose 6 phosphate into fructose 1,6 bisphosphate। बिल्कुल, the fructose 1,6 bisphosphate split into dihydroxyacetone phosphate and 3 phosphoglyceraldehyde जो मैंने बोला। We found that there are 1 step NADH यहाँ पर बनता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर जो भी लिखा है वो हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं सीधे। ये आप अगर देखोगे यहाँ पर हमने लिखा, तो यहाँ पर लिखा है कैन यू देन कैलकुलेट हाउ मेनी ATPs मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड इन दिस पाथवे। अगर देखेंगे 4 बन गए, 2 इस्तेमाल हो गए, नेट प्रोडक्शन 2 का है और 2 NADH बन गए। ठीक है, उनका फेट क्या होगा आगे, एरोबिक ऑक्सीडेशन होगी, एनारोबिक, उनसे भी ATP बन सकते हैं आगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए बने थे हमें नेट प्रोडक्शन 2 ATPs एंड 2 NADH। ठीक है, ये था ग्लाइकोलिसिस का होल प्रोसेस। लेकिन अब सिग्निफिकेंस की जो मैंने बात की थी यहाँ पर, ये जो मैंने बोला था कि यहाँ पर लगता है इनोलेस एंजाइम एंड मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव, मैग्नीशियम। अब इस रिएक्शन को ख्याल रखना, इसकी सिग्निफिकेंस 2 मैं बताकर वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। ठीक है, इस रिएक्शन को हम समझते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। ये जो रिएक्शन है, ये जो इनोलेस एंजाइम इसके लिए इस्तेमाल होता है, इस इनोलेस एंजाइम को इनहिबिट करता है फ्लोराइड आयन। याद रखना, इस एंजाइम को इनहिबिट करता है एक आयन जिसको नाम है फ्लोराइड। फ्लोराइड की प्रेजेंस में ये इनोलेस एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाता है, ये आगे प्रोसेस नहीं करती है ग्लाइकोलिसिस। इसीलिए जो भी आपने टूथपेस्ट्स देखे होंगे, क्या देखे होंगे, टूथपेस्ट्स में फ्लोराइड आयंस होते हैं। क्यों होते हैं, याद रखना, क्योंकि जो डेंटल कैरियर्स होते हैं, जो कीड़ा लग जाता है दांत में, उसमें क्या होता है, उसमें होती है जो ये माइक्रोब्स होते हैं, ये कर रहे होते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या कर रहे होते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से वो बनाते हैं लैक्टिक एसिड। क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड। यानी जो भी हम खाते हैं वो दांतों में फंस जाता है, फिर वहाँ पर जो माइक्रोब्स होते हैं वो एनारोबिकली या एरोबिकली जो भी हो, एनारोबिकली ग्लाइकोलिसिस को ग्लूकोज को यानी जो दांत में कीड़ा लगता है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे दांत में होते हैं, उनमें जो माइक्रोब्स होते हैं एनारोब्स, वो उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं एनारोबिकली इनटू द लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, ये हमारे दांत को खराब करता है, एनिमल को ब्रेक डाउन करता है, हमारे एनिमल को ब्रेक करता है, उससे डेंटल कैरियर्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम कीड़ा लगना कहते हैं। ठीक है, अब टूथपेस्ट्स वालों ने क्या किया है, उन्होंने अपने टूथपेस्ट्स में फ्लोराइड आयन को डाला है। क्या डाला है, फ्लोराइड आयन को। जब हम ब्रश करते हैं तो ये फ्लोराइड आयन उनकी ग्लाइकोलिटिक पाथवे को यहाँ पर इनहिबिट करता है। ये फ्लोराइड आयन जो टूथपेस्ट में होता है, जो ग्लाइकोलिसिस हो रही होती है हमारे दांतों में, हमारे दांतों पर, उसको यहाँ पर इनहिबिट करता है, क्योंकि ये फ्लोराइड आयन मैग्नीशियम के साथ मिलकर और फॉस्फेट के साथ मिलकर इस इनोलेस को इनहिबिट करते हैं और यहाँ से रिएक्शन नहीं होती है। जब पायरुविक एसिड नहीं बनेगा तो फिर लैक्टिक एसिड भी नहीं बनेगा और हमारे दांत बच जाते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज टूथपेस्ट में होते हैं फ्लोराइड आयन दैट इनहिबिट द इनोलेस एंजाइम ऑफ दिस रिएक्शन टू प्रोसीड द फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड, और लैक्टिक एसिड भी नहीं बनता है और हमारे दांत बच जाते हैं। ये थी पहली इंपॉर्टेंस इस रिएक्शन की। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है, जब हम लैब में टेस्ट लेते हैं फॉर ग्लूकोज यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेजर करने के लिए, ब्लड ग्लूकोज लेवल जब हमें मेजर करना होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, हमारा ब्लड सैंपल जो लिया जाता है, उसमें होता है
उसमें होते हैं सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, WBCs, थ्रोम्बोसाइट्स। ये सेल्स जो होते हैं ये कर रहे होते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या कर रहे होते हैं? ग्लाइकोलिसिस। इसका मतलब है जो उस ब्लड सैंपल में ग्लूकोज होगा उसको ये यूटिलाइज करते रहेंगे जब तक कि लैब में प्रोसेसिंग चलती रहेगी। ठीक है, तो एस्टिमेट द करेक्ट वैल्यूज ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये क्या काम करते हैं? जो ब्लड सैंपल लिया जाता है उसमें फ्लोराइड आयन को डाला जाता है ताकि ये फ्लोराइड आयन इस इनोलेस को इनहिबिट करे और ये ग्लाइकोलिसिस ना प्रोसीड हो जाए और यहाँ से ये बैक भी रिएक्शन जा सकती है। तो टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ द पायरुविक एसिड, टू करेक्टली एस्टिमेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो लैब में हम सैंपल भेजते हैं उस ब्लड सैंपल में फ्लोराइड आयन को ऐड किया जाता है ताकि ग्लाइकोलिसिस इनहिबिट हो जाए और ब्लड ग्लूकोज लेवल की जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट आ जाए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा ग्लाइकोलिसिस की पाथवे, EMP पाथवे। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे व्हाट इज द फेट ऑफ पायरुविक एसिड। इसका क्या आगे होगा वो हम अगले लेक्चर में देखते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।